नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यतः महाराष्ट्र की और कुछ समसामयिक विषय जो उससे मिलते-जुलते हैं उसकी। क्योंकि जिस समय तक ये रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी, उस समय तक देवेंद्र फडणवीस की शपथ हो चुकी होगी और देवेंद्र फडणवीस के साथ-साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके होंगे। बाकी कैबिनेट में कितने लोग आएँगे, ये जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय अभी नहीं पता है हमें। तो आज महाराष्ट्र का जो मैसेज है, वो क्या है? महाराष्ट्र से क्या-क्या असर पड़ा है भाईजान लोगों पे और भाईजान के भाईजान लोगों पे? इसकी बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनुपम के सिंह और वरुण उपासनी। स्वागत कर जय रहे श्री हैं राम। दोनों महानुभावों का। आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला दें, ये हमारा जो आपड़ा मर्चेंडाइज़ स्टोर है, उस पर अवश्य जाएँ और वहाँ पर आपको विंटर क्लोथिंग, जैकेट्स, हुडीज़ अ, शर्ट्स और फुल स्लीव इत्यादि सब मिलेगा वहाँ। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, क्लिक करें और आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। साथ में सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक अवश्य कर लें। तो अनुपम जी, क्या हो रहा है ये? हमने तो सुना था देवेंद्र फडणवीस को जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े खिलाड़ी ने जो है वो एकनाथ शिंदे के माध्यम से टंगड़ी मार दी है, लेकिन वो टंगड़ी चली नहीं। क्या एकनाथ शिंदे ओवर एक्टिंग कर गए? क्या हुआ? देखिए, रोका नहीं जा सकता है, ख़ास करके जिसके साथ पब्लिक हो, जनता हो, उन उस व्यक्ति को और भी एक तरह से समझिए रोका नहीं जा सकता है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस के केस में क्या हुआ कि ये जो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह का एक तरह से समझ लीजिए ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था, ये रोका जा सकता था। यही चीज़ 1 दिन बाद भी हो सकती थी। लेकिन राजनीति में एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो कहा जाता है। तो बार-बार जो है हर ताकत जो है राजनीति में वो अपना-अपना वो रीस्टोर करने की कोशिश करती है अपनी-अपनी ताकत। अब यहाँ भी 3-4 ताकतें जो थी, वो एक साथ खेल रही थी और उसमें होना वही था, सबको पता है कि होना क्या है। अब आज देखिए आज भी ये खबर आ रही थी, ये जो पूरा है इसका क्लाइमैक्स अब तक खींच रहा है। सुबह से खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे ने किसी से भी मिलना-जुलना बंद कर दिया है। फिर कुछ शिवसेना के विधायक वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि अगर आपने डिप्टी सीएम की शपथ नहीं ली, तो हम भी कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, आप हमारे नेता हैं, आपको शामिल होना ही पड़ेगा। तो एक तरह से ये समझ लीजिए देवेंद्र फडणवीस का जो है क्योंकि उनको लाया हुआ ही उन्हीं लोगों का है जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है आज कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी इसीलिए आगे बढ़ाया गया था क्योंकि नागपुर के ही एक नेता हैं, जो उस समय ज़्यादा प्रभावी हो रहे थे, तो इस कारण इनको अब आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर 3 नेताओं का मैं कहूँगा नागपुर के ही 3 नेताओं का ये पूरा का पूरा जो चक्र था। एक तो आप नितिन गडकरी ले लीजिए, अब उनके पावर को बैलेंस करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को लाया गया। अब वहीं से वो चंद्रशेखर बावनकुले भी निकल के आ जाते हैं। फिर उनको हटा दिया जाता है और फिर उनकी जगह जो है उनका टिकट काट लिया जाता है, उसके कारण उनका समाज नाराज़ हो जाता है। फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के एडजस्ट किया जाता है। तो ये मुझे लगता है ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो गेम है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का भी चल रहा है। लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए अब ये लगभग फिक्स हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस एक तो वसंतराव नाईक के बाद किसी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वो 5 साल का कार्यकाल जो है मुझे लगता है पूरा नहीं किया होगा। तो पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने ही पूरा किया था 5 साल का कार्यकाल और अब फिर से दोबारा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुझे लगता है कि वो जो आज़ाद भारत के बाद महाराष्ट्र के एक तरीके से पहले ही सीएम होंगे वो। तो अब कुछ भी मतलब इसमें ये नहीं है और देवेंद्र फडणवीस को सीएम इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो फिर आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता कि अगर आपने इतने बड़े नेता को सीएम नहीं बनाया, इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी और तो आप उनको अब पार्टी अध्यक्ष बनाइए। तो फिर अब मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का जहाँ पर विकल्प मिला, अब उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री ज़्यादा आसान रहा हो, ये भी एक चीज़ें हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस का बनता भी है, उन्होंने मेहनत भी की है। उन्होंने 50 से अधिक 57 रैलियाँ जो है वो
इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान की और बड़ी-बड़ी रैलियाँ की। और एक होता है कि नेता कोई बहुत बड़ा हो गया तो वो अपनी जड़ को भूल जाता है, उसका अपने गाँव में कभी-कभी खबर आती है कि उसके इलाके में उसका कुछ नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस का ऐसा नहीं हुआ, जब नागपुर जाते हैं तो वहाँ पर एक-एक दिन में उनके 50-50 कार्यक्रम होते हैं। यानी वो जहाँ के हैं वहाँ भी अपने लोगों से जुड़े हुए हैं और मुंबई में भी उन्होंने पिछले 5 साल में जो भाजपा के लिए कठिन परिस्थितियाँ आई, फिर महायुति की सरकार बनी, जोड़-तोड़ करके जो बनी, उस दौरान उन्होंने भाजपा को बिखरने नहीं दिया, पार्टी एक रही। तो जिस व्यक्ति ने इतना कुछ करके दिखाया, उससे आप जो है सो कि छीन नहीं सकते हैं क्रेडिट। मुझे लगता है ये पूरा गेम है महाराष्ट्र का। तो वरुण जी, जी। इस समय एक ट्विटर पे एक संवाद चल रहा है, संवाद क्या कहूँ, एक सेंटेंस बार-बार देखा जा रहा है और वो कह रहा है कि साहब, वन्स राउडी ऑलवेज अ राउडी। और आप जानते हैं मिन्हाज मर्चेंट, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड कॉलमनिस्ट एंड राइटर, जी। मिन्हाज मर्चेंट ने भी ये लिख दिया कि साहब, एज आई हैव सेड, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, एज आई हैव सेड, यू कैन टेक शिंदे आउट ऑफ शिवसेना बट यू कांट टेक द राउडी सैनिक आउट ऑफ शिंदे। तो हमारे शिंदे जी ने अपनी सारी की कराई पे और पानी फेर लिया। अब सब वही कह रहे हैं कि भाई शिवसैनिक का मतलब हलकट। हलकट मराठी में शब्द है ना कोई? सेल्फिश। हलकट, हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूल पार्टी, यही सब चल रहा है। तो मैंने तो मतलब सिर्फ वो हलकट जवानी गाना ही नहीं, हलकट सेल्फिश नहीं है। हलकट जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सारे सारे गुण उसमें शामिल होते हैं, उसमें हफ्ता वसूली भी शामिल होता है। तो पर ये ये जो लगता है हलकट कि पार्टी है, उसी के सब करे के साहब आखिरकार है तो हलकट पार्टी, क्या करेंगे आप? मुझे लगता है जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, तो ये उनके दिमाग की उपज मुझे नहीं लगती कि ये पूरा ड्रामा करना और ये फिर गांव चले जाना। क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं, बीजेपी के साथ जब से आए हैं, तब से उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि उनके ऊपर अमित शाह का हाथ है और जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसमें मेजर रोल एक तो देवेंद्र फडणवीस का था और दूसरा अमित शाह का था। तो ये अगर इतनी बड़ी स्टेप ले रहे हैं और वो इंडिविजुअली ले रहे हैं, तो ये मानना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए उनके पास अगर बार्गेनिंग पावर होती तो हम फिर भी समझ सकते थे कि ये उन्होंने खुद से सोची समझी कुछ साजिश है और ये 2019 का कुछ रिपीट करना चाह रहे हैं। पर जब अजीत पवार ने इलेक्शन होते ही डिक्लेयर कर दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के सीएम को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी और अजीत पवार के नंबर्स 178 180 के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 5 विपक्षियों का भी समर्थन है, अपक्ष उम्मीदवारों का। तो उनका बीजेपी का खुद का नंबर 138 है, उसके साथ अजीत पवार का मिला लीजिए 41, तो वो खुद 180 के पास जा रहे हैं। तो इसमें एकनाथ शिंदे के पास वैसे कुछ लेवरेज नहीं था ये स्टंट पुल करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं जैसे अनुपम जी ने कहा कि ये कुछ बैलेंस करने के लिए किया गया था और मुझे लगता है ये सेंटर से ही कुछ उनको मैसेज दिया गया होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम कुछ और फेस ट्राई कर सकें। पर जो उसके बाद हुआ, मतलब एकनाथ शिंदे ने जैसे-जैसे ये थोड़ा शुरू किया, उसके बाद से जो ग्राउंड से न्यूज़ आने लगी और जो बीजेपी के कैडर में पूरी हलचल मचने लगी, तो उसके बाद शायद मुझे लगता है कि सेंटर को भी समझ गया कि अगर एक अपना देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे नहीं होंगे, तो ये पूरा कैडर मैनेज करना और प्लस अलायंस पार्टनर्स को मैनेज करना, ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ये देवेंद्र फडणवीस के टीम की जीत है कि उन्होंने ये हाईकमांड को दिखा दिया कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति चलानी है, तो ये यहीं से चलेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि हाईकमांड ने भी वो सुनते हुए एकनाथ शिंदे से कॉन्टैक्ट जो है वो थोड़ा-सा बंद कर दिया है। क्योंकि पहले महायुति के लीडर्स की भी बाद में फिर से एक बार दिल्ली में बैठक होने वाली थी। पर ऊपर से अभी मैसेज आया है शायद कि जो कुछ होगा वो वहीं पे होगा और देवेंद्र फडणवीस को हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो जो कुछ मैनेजमेंट होगा, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सीएम ही देखेंगे। और इसको अजित पवार ने ये भी किया है, सेकंड भी किया है ये थॉट को कि जो होगा वो सीएम डिसाइड करेगा कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है कि
एकनाथ शिंदे ने ये जो स्टंट किया है, ये खुद से वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी खुद की इमेज इतनी खराब हो चुकी है पिछले 7-8 दिनों में कि ऐसा लगने लगा लोगों को कि अच्छा हुआ अजित पवार को साथ ले लिया, वरना अगर अजित पवार साथ ना होते तो शायद फिर से शिवसेना कुछ 2019 जैसा करते और बीजेपी के पास कुछ लेवरेज नहीं होता। इस बार वैसे हालाँकि परिस्थिति नहीं थी क्योंकि नंबर इतना क्लोज़ था 138, तो उनको बस 6 एमएलए चाहिए थे, तो उसमें से शरद पवार की पार्टी 10 है, उद्धव ठाकरे की 20 है, कांग्रेस की 15-16 है, तो बीजेपी को अगर स्वयं के बल पर भी सत्ता स्थापन करनी होती, तो वो अगर एकनाथ शिंदे चले भी जाते, तो भी 2-4 महीने में, 6 महीने में बीजेपी कुछ ना कुछ ऑपरेशन लोटस करके वो कर ही लेती। तो ये एक मास्टर प्लान था जो फेल हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे भी वही चाणक्य है। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में एक प्रेसिडेंट था कि जो भी उपमुख्यमंत्री बनता है, वो कभी सीएम नहीं बन सकता। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी उपमुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनको शायद फिर से सीएम की पोस्ट नहीं मिलेगी। उनके काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह प्रेडिक्ट कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बन सकते, तो बाद में फिर अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पे कोई बीजेपी का एक पपेट सीएम रख के फडणवीस को ईदर सेंटर में या फिर बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। पर वो सारे दावों को खारिज करते हुए फडणवीस फिर से एक बार सीएम बने और इस बार अगर पूरी टर्म कर लेंगे तो वो शरद पवार का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर लेंगे। क्योंकि 4 बार सीएम बन के शरद पवार सिर्फ 8 साल टेन्योर पूरा कर पाए हैं। फडणवीस 2 टर्म में ये 10 साल अगर पूरा कर ले, तो वो महाराष्ट्र के आई थिंक सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाएँगे वसंतराव नाईक के बाद और महाराष्ट्र के इतिहास में एक आई थिंक हिस्ट्री में उनको कोई भुला नहीं सकता ऐसा उनका नाम बन जाएगा। जी। कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने एक थ्योरी दी थी और वो थ्योरी दी थी कि साहब की चाणक्य नंबर 1 ने एकनाथ शिंदे को कहा कि भाई तू कुछ ऐसा कर तो हम कुछ जो है फडणवीस को रोकने का प्रयास करें। तो वो जो भी करना था उनको, थोड़ा ओवर एक्टिंग कर गए, बैलेंस नहीं रखा। अगर जो अभी इस समय कर रहे हैं, यही इतना ही रखा होता शुरू में, तो चल जाता। वो दारेगाँव चले जाना सतारा में अपने गाँव में और उसके बाद जो है वो बीमार हो जाना और इत्यादि, इत्यादि। थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई। तो ओवर एक्टिंग की वजह से शिवसेना की थू-थू हो गई और शिवसेना को थू-थू होके लोगों ने यानी कि जो मेरी थियरी थी, वो आप देखिए कि जो रिस्पेक्टेड और सोबर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जैसे माने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि साहब कि ये अमित शाह ने किया। पर अमित शाह ने तो अगर किया होता, तो मुझे हुँ। बस एक संशय है यहाँ पे कि अगर वो सच में ऐसा करते तो बाद में फिर से एकनाथ शिंदे पे प्रेशर नहीं बनता। जो रिवर्स प्रेशर बाद में फिर से बना है कि वो जब रिवर्स गाँव प्रेशर चले तो गए इसलिए थे। बना है कि देखिए भाई अमित शाह जी से महाराष्ट्र ले लिया गया इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, यद्यपि वहाँ पर भूपेंद्र यादव थे और लेकिन ये साफ था कि भई अमित शाह जी जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना उत्तर प्रदेश में करेंगे, ना महाराष्ट्र में करेंगे। ये दोनों के दोनों जो है वो सेंट्रली मैनेज्ड इलेक्शन लोकसभा में बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे। और उनको कहा कि भई आप झारखंड पर ध्यान रखिए। अब वो झारखंड में मामला फिर उलट गया। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामला जो है वो बिल्कुल आप देखिए कहाँ लोकसभा में क्या परफ़ॉर्मेंस थी और अभी विधानसभा। विधानसभा में और बाई इलेक्शंस में क्या परफ़ॉर्मेंस आई। तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा मोदी जी ने भी संभवतः ये इंडिकेशन दे दिया कि भाई तुम ऐसा करो, आप तो पार्लियामेंट में नंबर 2 वाली सीट ले लो, यहीं तक सीमित रहो, बाकी काम-धाम लोगों को करने दो। क्या सोचते हैं आप अनुपम जी? मुझे अंततः भाजपा जिस तरह की पार्टी है या जिस तरह का अनुशासन आज तक भाजपा में इसके गठन के साथ ही जो अब तक हम लोग देखते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कोई खतरा है या फिर ऐसा कुछ है कि इस गुटबाजी जो हो इस कदर पे हो। तो मुझे लगता है कि अंततः जो है
सब मिलके वही करते हैं जो पार्टी में जो सामूहिक फैसला जो होता है, जो वही हो पार्टी में अधिकतर होता है। कुछ दिनों के लिए पार्टी भाजपा में जैसे कुछ दिनों के लिए कभी अटल आडवाणी की जोड़ी रही, कभी मोदी शाह की रही, उस ऐसे समय में भी। लेकिन अटल आडवाणी के समय जो थे काफ़ी नीचे पावरफुल नेता थे, जैसे सुषमा स्वराज थीं या फिर अरुण गोपीनाथ जेटली। मुंडे थे या फिर अरुण जेटली थे और प्रमोद महाजन थे। ये सब इन सब तरह के नेता थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो भी नेता हैं, वो अभी का जो मौजूदा नेतृत्व है, उनके द्वारा ही ढाले गए और ऊपर लाए गए नेता हैं। आप अश्विनी वैष्णव को ले लीजिए या फिर आप पीयूष गोयल को ले लीजिए या फिर मतलब ये जितने भी ये नेता लोग हैं, क्योंकि अरुण जेटली के जाने के बाद से लगभग भाजपा में उस समय के बहुत कम नेता हैं जो अभी मंत्रिमंडल में हो, या फिर वो अगर हैं भी भाजपा में सक्रिय तो वो निष्क्रिय हो चुके हैं, और अगर थोड़े-मोड़े हैं भी तो राज्यपाल वगैरह बना के कहीं-कहीं भेजे जा चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे लगता है अभी जो भाजपा है वो थोड़ी-सी सेंट्रलाइज़्ड है पहले के मुकाबले। लेकिन इतनी भी नहीं है कि कोई 1 या 2 आदमी जो चाहे वही करवा ले। और अंततः लास्ट में उनको यहीं पे आना होता है कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, उसी को रख के फैसला लिया जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हों, ये विचार मतलब ये सारे के सारे विचारधारा वाले लोग हैं, और ये लोग भी उन्हीं को पढ़ के आ रहे हैं, डॉक्टर हेडगेवार को, गुरु गोलवलकर को, उन्हीं को अध्ययन करके ये लोग भी आ रहे हैं, और इनका भी अधिकतर जीवन जो है वो विपक्ष में एक तरीके से आप विपक्ष में ही बीता है, मतलब दसियों साल एक तरह से समझिए आप। तो मुझे लगता है कि इतना भी भाजपा में अभी इतनी भी सेंट्रलाइज़्ड नहीं हुई है कि कोई 1 या 2 आदमी अपने मन की एकदम से चलाते रहे और कोई कुछ नहीं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी 1 दिन पहले जो स्नेह मिलन हुआ है, उसकी भी काफ़ी चर्चा है, मतलब दिल्ली के गलियारों में। सी आर पाटिल हुँ। जो के प्रदेश हाँ। अध्यक्ष हाँ, 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 हाँ। स्नेह मिलन हुआ है। तो उनके यहाँ स्नेह मिलन में खुद प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं। अमूमन जो है प्रधानमंत्री को किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक टेबल पे बैठ के और इतनी सहजता से बात करते हुए मतलब बहुत कम देखा जाता है, कि मुझे नहीं याद है कि किसी अन्य प्रदेश अध्यक्ष के साथ या वीरेंद्र सचदेवा के साथ ही या किसी के साथ भी इस तरीके से वो बात करते हों। प्रदेश अध्यक्षों की तो घिघी बंधी रहती है उनके सामने, और हुँ। सी आर पाटिल ऐसे कद के नेता वहाँ हैं पूछो या आप यूपी वाले भूपेंद्र चौधरी जी से। जी, जी हाँ, उनसे आप तुलना कर लीजिए, आप इस तरह के दृश्य महाराष्ट्र नहीं में भी देखते। बावनकुले। जी, हाँ, हाँ। बावन को ले लो। इन लोगों से आप तुलना कर ली तो एकदम सहजता से एक राउंड टेबल पे बैठ के, जैसे हमने जयपुर डायलॉग्स में देखा था वो जो राउंड टेबल हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसी तरीके से बैठ के अपना बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो उसके बाद अटकलें चली कि कहीं ये सी आर पाटिल को ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ले आएँगे अब उनको, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अटकलें चलती रहती हैं कि मनमानी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या फिर 2-4 ऐसे अभी भी नेता हैं भाजपा में, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, कि जिनकी राय ज़रूर ही ली जाती होगी, और अगर राय ना भी ली गई हो, तो भी इतना ज़रूर देखते होंगे कि अगर हम ये फैसला लेंगे तो इस पे फलाँ नेता क्या बोलेगा। तो कांग्रेस वाला सिस्टम मैं नहीं मानता हूँ कि अभी भी है। होगा वही जो जैसे जनाक्रोश हो जाता है कभी-कभी किसी-किसी मुद्दे पर, जनता जो है आंदोलित हो जाती है, कभी मंत्रालय में ही ये किसी को बुला लेते हैं, किसी ऐसे-ऐसे जिनका वो गाली देते ही हिंदू धर्म को बीता है पूरा जीवन, उनको विशेषज्ञ बना के बुला लेते हैं। तो जब जनता बोलती है तो उसके बाद तुरंत ये लोग फैसला पलटते हैं। तो ऐसे ही भाजपा के भीतर भी भले ही गुटबाजी तो अब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें गुटबाजी ना हो, लेकिन इस कदर भी नहीं है कि 1 आदमी या 2 आदमी अपनी मनमानी चला ले, और चला भी नहीं सकेगा। क्योंकि अभी से आप देखिए बात होने लगी है कि मोदी के बाद कौन? यानी लोगों को ये श्योर लग रहा है कि 2029 में जो है नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ये प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया है कि दूसरे नेता जो हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं, तो फिर वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। तो अभी से ही एक तरीके से ये चर्चा होने लगती है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री थोड़ा ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं, जो भी नेता रिटायर हुए थे उन सब के मुकाबले। तो इस तरह की जो ये चर्चा है, तो इससे आप समझ लीजिए कि भाजपा में भी वही होगा जो सामूहिक नेतृत्व चाहेगा, कोई 1 या 2 आदमी सब अपनी मनमानी नहीं चला सकता है। और ये मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जनवरी में आने वाला है, उस समय हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें संघ की बार-बार हम संघ फैक्टर भी इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये भूल हुँ। जाते हैं कि भाजपा में अगर मोदी और शाह अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संगठन है, या यूँ कहें कि 100 साल पुराना और दुनिया के कई देशों में अब फैला हुआ संगठन है। उस संगठन के
अंडर में जो है सो कि 100-150 संगठन काम कर रहे होंगे और वो कितना शक्तिशाली होगा, वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी पद से बड़ा है और उस मतलब उसको आप नज़रअंदाज करके कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ भी अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो फिर आरएसएस की तरफ से ये प्रस्ताव ज़रूर रखा जाता कि आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हो सकता है कि ये लोग जेपी नड्डा की तरह ही कोई खोज रहे हों, कि ऐसा बात कोई हो चल रही है कि राष्ट्रीय भूपेंद्र यादव को बनाया जाएगा। हाँ, ये हुँ। भी मैं सुन रहा हूँ कि भूपेंद्र यादव को बनाया जाएगा, लेकिन भूपेंद्र यादव जो हैं, जैसे अभी आप देखिए तो भूपेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव में उनको प्रभारी बनाया गया था वहाँ का महाराष्ट्र का, लेकिन महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के समय भी वही प्रभारी थे। फिर अभी हुँ। खबरों में आया कि लोकसभा चुनाव के समय भूपेंद्र यादव प्रभारी थे तो 22 सीटों की ही उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई थी और 22 सीटों की ज़िम्मेदारी जो है वो शिव प्रकाश जी को दी गई थी। तो 22-22 बाँटा गया था। फिर बाद में सामने आया कि भूपेंद्र यादव की तबीयत उस समय खराब हो गई थी और इस कारण जो है वो बहुत ज़्यादा समय उस समय लोकसभा चुनाव में नहीं दे पाए। इस कारण शिव प्रकाश जी को जो है वो 44 सीटों की ज़िम्मेदारी है वो सँभालनी पड़ी। लेकिन इस बार आप महाराष्ट्र चुनाव में देखिए जो बाहर जो चेहरे हैं उन्हें हम बार-बार देखते हैं। पीछे देखिए आप अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव जो इन्हें प्रभारी बना के भेजा गया, अतुल लिम्बे को आरएसएस ने वहाँ ग्राउंड पे लगाया, शिव प्रकाश को संगठन के पेंच कसने के लिए लगाया। तो और देवेंद्र फडणवीस तो वहाँ पे थे ही। नितिन गडकरी ने भी आपको ये जानकर मतलब हैरानी होगी कि नितिन गडकरी के साथ जो है एक पूरी की पूरी बैठक चली, मंथन चली वहाँ पर और वो 2 घंटे से भी ज़्यादा बड़ी बैठक थी और उसमें गडकरी को मनाया गया कि आपको भी उतनी ही सक्रियता दिखानी होगी, जितनी देवेंद्र फडणवीस को और गडकरी ने भी 50 से ज़्यादा रैलियाँ की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जो कई बार रिटायरमेंट की भी बातें करते हैं, कई बार नितिन गडकरी ऐसे भी बयान दे देते हैं कि लगता है कि अब उनका हो गया पॉलिटिक्स में काम। उनको भी सक्रिय करके और पूरे महाराष्ट्र में दौड़ाया गया एक तरीके से। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा सामूहिक नेतृत्व था, जिसको क्रेडिट जाता है महाराष्ट्र में जीत का और दिल्ली में बैठा कोई भी 1 या 2 आदमी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है और इसको अपने हिसाब से उँगलियों पर नहीं नचा जा सकता है, खासकर भाजपा जैसी पार्टी में जहाँ संघ की भी बैकिंग हो, संघ भी साथ हो। जी। हाँ, नहीं ये तो आपकी बात सही है लेकिन जो लोकसभा में जैसा देखा गया था ना कि लोकसभा में तो टोटल सेंट्रलाइज़ेशन था, बात ही नहीं सुनी गई थी किसी की। हुँ। ख़ास तौर से यूपी, महाराष्ट्र में नीचे का फीडबैक नहीं लिया गया था और जहाँ तक आपने संघ की बात की, संघ को तो आपको पता ही है क्या स्टेटमेंट आया था जेपी नड्डा जी का। जी, जी, हाँ। संघ तो की लोकसभा चुनाव आवश्यकता के समय बहुत सारी चीज़ें लोकसभा आगे चुनाव के समय उन्होंने तो कह दिया था कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं है संघ की। जी और एंड भगवा इज़ लोकसभा नॉट बीजेपी। भगवा हाँ। ये बयान आए थे और लोकसभा चुनाव में सिर्फ़ एक ही चेहरा पार्टी न पार्टी कमल छाप पर वोट दो आपने कितने नारों में सुना है। कई लोग थे पहले कहा जाता था कि गाँव में कई जो पढ़े-लिखे लोग नहीं थे वो भूल ही जाते थे कि मोदी छाप तो है ही नहीं ईवीएम में कहीं, तो वोट कहाँ पे दें? तो ये वाला समझ लीजिए तो लोकसभा चुनाव पूरा का पूरा मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। 2014 में भी वही हुआ, 19 में भी वही हुआ, नहीं 24 में 2014 में तो नारा अब की बार भाजपा सरकार था। हाँ, हाँ, नहीं उसको अब की बार मोदी उसके सरकार उसके बाद 2019 में जो है वो अब की बार मोदी सरकार हुआ जी, जी। और 2024 में अब की बार 400 पार हुआ। नहीं, 19 जी, में अब की बार 300 बार भी था नारा। अच्छा 300 पार वाला भी उस समय था ना। तो वो वही समझ लीजिए उस लेकिन मेन तो मोदी सरकार हो गया था, भाजपा सरकार से बदल के मोदी सरकार हो गया। हाँ। और यही तो कारण है एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, तो वहाँ जो वो कहेंगे वही होगा, जो उनके इर्द-गिर्द लोग हैं जो कहेंगे वही होगा। क्योंकि जीत की सारी गारंटी जो है डाल दी जाती है कि प्रधानमंत्री जीते तो क्रेडिट प्रधानमंत्री का, कम हुई तो भी प्रधानमंत्री की ही आलोचना होती है। तो ये पैम वाला नहीं पोस्ट कहाँ होती है, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी को अ, उनसे ना तो कोई उनकी सलाह मानी गई, ना उनको कोई रोल दिया गया अलावा इसके कि भई जहाँ-जहाँ बताएँ वहाँ-वहाँ रैली कर लेना। और उसके बाद जब बुरी हालत हुई, सबको पता है वहाँ पे कि वहाँ दलाल लोग क्या कर रहे थे, हेमंत शर्मा क्या कर रहे थे, टिकट कौन दिलवा रहा था, यहाँ से पता चला कृपाशंकर को कृपाशंकर को कैसे टिकट मिल गया, अतुल गर्ग को कैसे टिकट मिल गया, वीके सिंह का कैसे कट के अतुल गर्ग को अभी बहुत अब मैं ओपनली कहूँगा तो कहीं डिफेमेशन हो जाएगा, लेकिन जी, जी, ये इसमें चर्चा बहुत तो सभी सारी जगह है, चीज़ें आपने भी सुनी होगी कि भई क्या लेन-देन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ?
तो जब इस तरह से चुनाव आप लड़ेंगे और ये आप एक तरह से मोहर लगा देंगे कि यदि 400 आ गई तो हम योगी को हटा देंगे, उसके बाद तो फिर इस तरह का ही रिज़ल्ट आएगा। आपको योगी को फ्री हैंड दिया, तो देखिए क्या दूसरा रिज़ल्ट आ गया। कहने का अर्थ ये है कि चाणक्य 1.0 की जो नीतियाँ हैं सेंट्रल से चलाने की, वो असफल हैं। ऐसा ये महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव दोनों ही सिद्ध कर रहा है। वरुण जी क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल। और जैसे पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ता है तो उसमें सबसे पहले जो उनको सिखाया जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, वो ये कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि आप सब कुछ सेंटर से नहीं चला सकते। दिल्ली से आप यहाँ पे, मतलब बात तो यहाँ तक आ गई थी महाराष्ट्र में कि 2017 में काफ़ी जब पीएमसी चुनाव हुआ था, बीएमसी चुनाव हुआ था, तो नगर पालिका के इलेक्शन में भी मोदी के फ़ोटो पे वोट माँगना पड़ रहा था। तो इतने लेवल तक का सेंट्रलाइज़ेशन था कि हर बैनर में मोदी जी का फ़ोटो चाहिए, हर बैनर में बीजेपी के इन लोगों का फ़ोटो चाहिए। तो ये सब सेंट्रलाइज़ेशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लोकल स्टेट पॉलिटिक्स में काम नहीं आता। क्योंकि उस वक़्त आपको एक ऐसा नेता चाहिए स्टेट का जो हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ कौन बीजेपी का है, कौन अपोनेंट है, वहाँ पे कौन किसके वोट काट सकता है, किसको हम खड़ा कर सकते हैं, किसको गिरा सकते हैं। ये सब जो माइन्यूट डिटेल्स चाहिए होती है। हमने काफ़ी जगह पे देखा कि मुंबई में ही हज़ार-हज़ार, डेढ़-डेढ़ हज़ार के मार्जिन से चुनाव चेंज हुआ है। यहाँ पे रोहित पवार की सीट 1000 के मार्जिन से निकली है। तो ये जहाँ पे इतनी फाइन लेवल की बात आ जाती है, तो आप दिल्ली से बैठकर ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। ना तो आप वहाँ पे अगर पता भी हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जैसा या कोई एक बीजेपी का नेता या संघ का नेता जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जिसके कान ज़मीन पर है और जो लोगों की बातें सुनता है, लोगों के साथ बैठता है। क्योंकि एमएलएज़ का तो क्या है, वो ऊपर चले जाते हैं। बाद में लोगों को सुनने वाला वहाँ पे ग्राउंड पे कोई नहीं होता। तो उसके लिए संघ का व्यक्ति हो या बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हो, इनको सुनने वाला कोई चाहिए। कि बस एमएलए की बात सुन के कि ठीक है हम इतना सीट ले आएँगे, हम इतना ये चेंज कर लेंगे। ये सब बस प्रदेश अध्यक्ष को बस ये सुनने की ये नहीं है ज़िम्मेदारी। उसको कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को सुन के उसका फीडबैक लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा वो काफ़ी हद तक जो है वो ग्राउंड फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनको ये समझ में आने लगा है कि अगर लॉन्ग टर्म वहाँ पे आपको पॉलिटिकल गेन करना है, तो आपको ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा थोड़ा-सा। क्योंकि जब तक वहाँ पे कोई लीडर ऑफ द सॉइल नहीं होगा, वहाँ का एक लोकल नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आप वो चुनाव जीत नहीं सकते। क्योंकि लोगों के इमेज में लोगों के मन में ये इमेज जानी चाहिए कि जो सामने वाला नेता है, इसको हमने चुना है, इसको हम लेके आए हैं। अगर लोगों के मन में ये बैठ गया है कि हम भले किसी को ही चुने और अंत में तो जो मोदी जी चाहेंगे उसी को सीएम बनाया जाएगा। जैसे अभी गुजरात में उन्होंने ट्राई किया, पर गुजरात जो है वो उनका गढ़ है। महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई दूसरा नेता आ जाता, तो एक्चुअली पिछले 2.5 साल में ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी नाराज़ी थी कि फडणवीस सीएम लेवल के नेता थे और उनको ज़बरदस्ती डिप्यूटी सीएम बनाया गया। अगर इस बार फिर से वैसा होता और लोगों के मन में, कैडर में अगर ये मैसेज जाता कि चुनाव भले किसी ने भी जिताया हो, पर जो हम चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा या वही कुर्सी पे बैठेगा, तो उससे कैडर काफ़ी नाखुश होता। क्योंकि इससे होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, उसमें आप काम कर रहे हो और आप भले ही कैसे ही काम करो, पर एंड में अगर वो विम्स एंड फैंसीज़ पे आ जाए कि जो सीईओ है, जो ओनर है, उसके हिसाब से ही जो है प्रमोशन होगा या इंक्रीमेंट होगा, नॉट ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड, बट ऑन द फेवरेटिज़्म एंड नेपोटिज़्म। तो फिर वो कंपनी में काम करने वालों की इच्छा ही चली जाती है कि ठीक है हम 5 सीट ले आए, 10 सीट ले आए, 25 सीट ले आए, पर अगर अंत में वही डिसाइड होगा जो मोदी जी कहेंगे या अमित शाह कहेंगे, तो हमें यहाँ पे इंसेंटिव क्या है ज़्यादा सीट लाने का या ज़्यादा मेहनत करने का। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र ने भी अभी एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन लाइन कट ऑफ कर दी है। एकनाथ शिंदे को भी ये कहा गया है कि जो है वो डिसीजन फडणवीस लेंगे और अजित पवार भी अभी कल-परसों दिल्ली में जाके आए, 2 दिन वहाँ रह के आए, पर उनकी मुलाकात नहीं हुई अमित शाह से। तो मुझे हुँ। लगता है वहाँ से एक मैसेज क्लियर दिया जा रहा है कि अभी जो अगले 5 साल होंगे, वहाँ पे सारे जो लोकल डिस्प्यूट्स भी होंगे या लोकल डिसीजंस भी होंगे,
वो सब देवेंद्र फडणवीस लेंगे। और रही बात मंत्रिमंडल की, तो मुझे लगता है कि जो काफ़ी प्रस्थापित नेता है, उनको यहाँ पे कहीं न कहीं धक्का लग सकता है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में है, वो कोविड के वक़्त का 2 साल का अगर हम छोड़ दें, उद्धव ठाकरे की सरकार, तो मैंडेट तो बीजेपी को 15 साल से मिल रहा है महाराष्ट्र का। और ये कहीं न कहीं गेम स्ट्रैटेजी चल रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र को नेक्स्ट गुजरात या नेक्स्ट एमपी बनाना चाहती है कि यहाँ पे और लॉन्ग टर्म, मतलब 2040, 2045 तक बीजेपी की ही सत्ता रहे, अगले 15 वर्ष, अगले 20 वर्ष तक। तो यहाँ पे नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि देवेंद्र फडणवीस के बाद फिर कौन ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में? तो इसलिए एक नए फ्लैंक ऑफ लीडर्स जो देवेंद्र फडणवीस के अंडर ट्रेन हो सके, उनको यहाँ पे संधि मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और देवेंद्र फडणवीस को या ये कहीं न कहीं इंटीमेशन दिया जा सकता है कि आप ये 5 साल में महाराष्ट्र में ऐसे चेंजेस लाएँ और ऑपोज़िशन को ऐसा ट्रीट करें कि अगले इलेक्शन में हमें ऑपोज़िशन ना रहे और अगली बार फिर हम एक नया नेता वहाँ पे दे सकें और आप केंद्र में आ सको। वैसे ये काफ़ी अनसेफ है देवेंद्र फडणवीस के लिए कहना, पर महाराष्ट्र के कैडर में, बीजेपी के कैडर में अभी काफ़ी लोगों का ये सुनने में आ रहा है कि फडणवीस 29 में शायद पीएम पोस्ट के लिए भी दावेदार हो सकते हैं। वैसे ये कहना खतरे से खाली नहीं है करियर के लिए, बट ये बातें चल रही है। जी। इसमें मैं थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगा संजय सर। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि हाँ। ये ग्राउंड फीडबैक की वरुण जी ने बात की, तो ग्राउंड फीडबैक अभी महाराष्ट्र में इस स्टेज पर भाजपा की ज़रूरत ही नहीं, एक तरह से समझिए कि मजबूरी बन गई है। इसका कारण ये है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस समय कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना ही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए जितने भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता हैं, जो रूठे हुए हैं या फिर जो पार्टी से कुछ दिनों से नाराज़ चल रहे थे, उनकी एक सूची तैयार की गई थी और वो बहुत बृहत सूची थी। अब मैं एक और अंदर की बात बताता हूँ। पहले तो वो रूठे हुए नेताओं और बड़े कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई। उसके बाद उन लोगों की सूची तैयार की गई, जो उन्हें मना सकते थे। यानी ऐसे लोग जिनके करीबी रिश्ते थे इन रूठे हुए लोगों से और उनको डिप्यूट किया जा सकता था इन्हें मनाने के लिए। फिर उनको मना के वापस लाया गया और पार्टी में फिर से एक्टिवेट किया गया। तो उन कार्यकर्ताओं ने मतलब इस संगठन के सामने, भाजपा के सामने एक ही बात कही थी कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं कि मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हमारा काम नहीं हो पाता है, ये वो लोग कह रहे थे। तो उसी समय भाजपा ने लगभग समझिए ये ले लिया था कि 100 से अधिक सीटें आएँगी। ये चुनाव से पहले भी एक बार मैंने कहा था कि 100 से अधिक सीट आने की स्थिति में भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगी। 100 से कम सीट होती तो कुछ संशय भी हो सकता था। इसके अलावा जो बगावत थामने के लिए इन्होंने कई वादे किए, ये महाराष्ट्र में भाजपा की सफलता का एक और बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पे बगावत बहुत ज़्यादा नहीं हुई। शायद गोपाल शेट्टी बोरीवली से खड़े हुए थे, फिर उनको टिकट वापस, उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो अपना वापस लिया, फिर वहाँ से भाजपा कैंडिडेट जो थे वो 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीते। तो इस तरह लगभग हर सीट पर जो-जो बगावती उम्मीदवार थे, हो सकते थे, संभावित थे, जो रूठे हुए लोग थे, उन सबको मनाया गया, उसके लिए बहुत बृहत प्रयास किया गया है। तो आप चुनाव के बाद, इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद, उन लोगों को भूल जाओगे और उनकी राय आप नहीं लोगे, उनके हिसाब से मंत्रिमंडल या फिर काम अगर ग्राउंड पे नहीं होंगे, तो उनके और ज़्यादा नाराज़ होने का खतरा है, क्योंकि इस बार मामला जो है, वो थोड़ा विश्वासघात वाला हो जाएगा। क्योंकि हिंदुत्व को लेकर काम तो पिछले भाजपा सरकार में, मतलब जो महायुति की सरकार थी, उसमें भी हो रहे थे। तो ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई, अगर हिंदुओं की कोई नाराज़गी नहीं थी कि उनके लिए ये गौ को राज्य माता घोषित करने जैसे कई फैसले हुए। तो ये भाजपा की संगठन में जो बगावत थी और गुटबाजी थी, फूट थी, उसको काबू करने के लिए ये पूरा प्रयास किया गया था। तो मुझे लगता है अभी भी ये उनके हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है कि उन कार्यकर्ताओं की आपको सुननी ही पड़ेगी। जी। इसमें मैं एक इसी बस में ऐड करूँगा कि जब हमने अमिताभ जी का पॉडकास्ट किया था, तब उन्होंने एक एनेक्डोट कहा था कि यूपी में क्यों हारे, और मुझे लगता है कि वही फिर से महाराष्ट्र में होता अगर फडणवीस को मेजर फेस नहीं बनाया जाता। तो उन्होंने कहा था कि जब हम शादी में जाते हैं, तो खाना क्या मिलना है, कौन कपड़े क्या पहनेगा, स्टेज पे क्या होगा, ये सब तय नहीं होता। पर ये तय होता है कि दूल्हा कौन है।
और अगर जब बारात निकलने लगे और फिर लोग कहे कि नहीं भाई ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो कोई और है, और वहां पे दूल्हे के पिताजी है वो भी अगर शांत रहे, तो लोगों के मन में ये संभ्रम पैदा होता है कि हम तो इसकी शादी सोच के आए थे, यहाँ पे कोई और ही दूल्हा बन रहा है। तो अगर बीच बारात में दूल्हा चेंज हो जाए, तो लोगों में संभ्रम पैदा हो जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र में फिर से हो जाता अगर फडणवीस को नहीं चुनते। लोग ये कह के आते कि हम तो ये सोच के आए थे कि भाई दूल्हा ये है, पर हम बारात में जाके पता चला कि दूल्हा तो कोई और हो गया, या शादी के बाद ही पता चलेगा महाराष्ट्र में। तो अगर इस स्थिति में कहना चाहे हम, तो लोग शादी में चले जाते हैं और शादी के बाद पता चलता कि फलाने की शादी किसी और से ही हो गई। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में आती अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते। जी। और कार्यकर्ताओं को बार-बार ये कहा अब भी जा मैं रहा थोड़ा-सा विषयांतर करूँगा, भाजपा के थोड़ा-सा सीएम में। थोड़ा-सा जी, विषयांतर ये करूँगा कि साहब कि चलिए ये परिणाम आ गया, सरकार बन गई और आगे भी जो सरकार का एजेंडा है वो भी तय हो जाएगा। एक प्रकार से जो अ, जनता की जो भावना थी उसकी प्रतिध्वनि भी दिखाई पड़ गई। लेकिन ये जो हाल हुआ महायुति का, इसके बाद इंडी अलायंस में क्या होगा? अनुपम जी? महाविकास आघाड़ी। सॉरी, महाविकास लेकिन आघाड़ी का। हुँ। जी, महाविकास आघाड़ी में मुझे लगता है अब यहाँ पे तीनों पार्टियों का थोड़ा अलग-अलग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कांग्रेस की। एक तरह से हम लोग टाइम ज़ाया ही कर रहे हैं। उनके पास वहाँ पे ना आज तो भाई बहुत अच्छी गूंज हुई थी कांग्रेस की और राहुल गांधी की संसद में। कल जयपुर डायलॉग्स ने इसके ऊपर पूरा मैंने एक जी, वीडियो वो बनाया था पिछली बार भी और हुई थी जब लगभग वो पूरा का पूरा जो आज रिप्रोड्यूस हो गया संसद में। तो वो पिछली बार भी इन्होंने की थी, कभी शंकर भगवान का फ़ोटो लेके आ गए थे, गुरु नानक देव का फ़ोटो लेके आ गए थे, सिर्फ़ एक फ़ोटो नहीं लाए थे। तो ख़ैर, तो वो कांग्रेस का कोई वहाँ पे नेता नहीं है, उनका कोई अब आधार वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि रहा है और ना ही आने वाले समय में ऐसा कुछ रिवाइवल कांग्रेस का ख़ास करके महाराष्ट्र में जो है वो दिखाई दे रहा है। अब एक ले लेते हैं शरद पवार का एनसीपी का ग्रामीण इलाकों में अच्छा होल्ड हुआ करता था उनका और अजीत पवार से थोड़े भाजपा के कार्यकर्ता जो थे वो नाराज़ भी थे, तो उनको भी यही कहा गया था कि आप भाजपा का सीएम बनाने के लिए मेहनत करो, अजीत पवार जो हैं वो खुद औकात में रहेंगे अपने, उनसे आपको कोई समस्या नहीं है। और अजीत पवार ने साबित भी किया है एक तरीके से काफ़ी मैच्योर्ड मेरे हिसाब से उनका रिस्पॉन्स रहा है। तो एनसीपी में शरद पवार के बाद कोई माई-बाप नहीं है एनसीपी का और वहाँ के नेता अभी मैं सुन रहा हूँ कि कई नेता के जो और विधायक वगैरह भी जो हैं वो संपर्क साध रहे हैं कि जो अजीत पवार की एनसीपी है उनमें आने के लिए, जो शरद पवार की एनसीपी से। अब रही न्यूज़ बात ये है उद्धव कि ठाकरे जयंत पाटिल जो है शरद पवार के राइट हैंड, वो भी अजित पवार से कांटेक्ट में है। फिर से आइदर एनसीपी में आएँगे वो या फिर बीजेपी में जाएँगे। क्योंकि जब जी, हाल ही में लोकसभा से पहले जब अमित शाह आए थे महाराष्ट्र में, तो कहा गया था कि मुंबई में उनकी बैठक भी हुई थी। हालाँकि इसको बाद में उन्होंने खारिज कर दिया। पर ये कहा जा रहा है कि बड़े-बड़े नेता भी जो अभी शरद पवार के साथ हैं, वो स्विच करने की तैयारी में हैं। जी। ये तो मेरे हिसाब से अब लग रहा है कि एनसीपी में 2 लोग रह जाएँगे, शरद पवार और सुप्रिया सुले। और शिवसेना में भी 2 लोग रह जाएँगे हुँ। उद्धव ठाकरे और संजय राउत। नहीं, नहीं तो तो 4 पेंगुइन लोग, भी रहेगी, 4 पेंगुइन 4 लोग। पेंगुइन को मत आदित्य भूलिए। हाँ, ठाकरे और वरुण सरदेसाई भी होगा उसमें। मुझे तो हुँ। ये भी शक लग रहा है कि कहीं ये डाँट-डपट के बाप को कहीं और ना चला जाए रहने के लिए कि मातोश्री में माहौल ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि ये महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी हो गई है कि जब फूट पड़ती है, तो पार्टी में भी फूट पड़ती है, कहीं परिवार में भी फूट पड़ती है। तो ज जो महाराष्ट्र के जो नगरीय इलाके थे, महानगर वाले इलाके जहाँ पे शिवसेना का होल्ड हुआ करता था, ग्रामीण इलाके जहाँ कहा जाता था कि शरद पवार का काफ़ी होल्ड है, तो वो अब इक्वेशन धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। और एकनाथ शिंदे अगर मैच्योरली काम कर लेते हैं अगले 5 साल तक बतौर डिप्टी सीएम अच्छे से काम कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं खड़ी करते हैं, तो लोग उनको जो है भूल जाए मतलब उनके जो कृत्य हैं, जो अभी पिछले 2 सप्ताह में हुआ है, उसको भूल जाएँगे। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, उससे आपको थोड़ा-सा एमवीए का भी वो जो अस्तित्व आगे क्या है पता चल जाएगा और महायुति का भी। अमित शाह का कुछ एक बयान आया कि 2029 में जो है वो भाजपा अकेले जाएगी, ऐसा चल रहा था मीडिया में कि भाजपा जो है महाराष्ट्र में अकेले लड़ेगी। तो इस बयान का क्या कारण था, ये कहाँ से आया? ये एक बार इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। नहीं, तो और अकेले एमवीए लड़ेगी ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि स्वयं के बल पे उनकी सत्ता आ जाएगी। मतलब जी, जो हाँ। मेजॉरिटी मार्क है वो खुद के इस पे क्रॉस कर लेंगे वो।
जी, मतलब अमित शाह ने कह दिया कि भाजपा अपने दम पे सरकार बनाएगी, तो इससे भाजपा के सहयोगी दल भी चिंतित हैं और जो एमबीए वाले हैं, वो भी बेचारे चिंतित हैं कि ये तो अकेले ही सरकार बनाएँगे, तब हमारा क्या होगा? अब बीएमसी का जो चुनाव अगला आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। वहाँ भाजपा और क्योंकि मुंबई जो है, वो शिवसेना का ही गढ़ जो मुख्य रूप से रहा है, वो मुंबई ही रहा है, बाल ठाकरे के ज़माने से ही। तो बीएमसी के चुनाव में किस तरह से सीट शेयरिंग का इक्वेशन बैठता है, भाजपा और शिवसेना के बीच और वहाँ पे बाकी दलों का कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि कांग्रेस भी कभी मुंबई में जो है उसका आधार रहा है अच्छा, तो उस पे सब कुछ अब निर्भर करेगा। और जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं इनको मीम, सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, ईवीएम यही करते हुए देख रहा हूँ अब एमवीए को, ग्राउंड पे कहीं भी ये लोग अब नज़र नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे नज़र आएँगे हारमोनियम बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, लेकिन ग्राउंड पे ये लोग नहीं दिखेंगे कहीं भी। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो बाकी हैं देश में, उनमें क्या रिलेशन रहेगा? हम अभी अभी से देख रहे हैं कि अखिलेश बाबू में और राहुल गांधी में क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये तो कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो गई है अब पूरी। हेमंत सोरेन इनको पूछ नहीं रहे हैं, डिप्टी सीएम का भी पोस्ट नहीं देते हैं। अब्दुल्लाह ने पहले ही भगा दिया कि जाओ यहाँ से। ये हर जगह तो ये लताड़े ही जा रहे हैं और यहाँ के स्टिकर चिपका लेते हैं कि अडानी और मोदी का। और इन्हें पता नहीं ये इन मतलब कौन है इनके रणनीतिकार, आखिर वो कौन लोग हैं? अब तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के जो आदेश रावल जैसे दरबारी पत्रकार हैं, वो भी हाँ। क्षुब्ध हैं। जो मौजूदा रणनीतिकार हैं कांग्रेस के उनसे, वो कह रहे हैं जयराम रमेश कम्युनिकेशन उधर देखते हैं, सलाहकार हैं राहुल गांधी के इधर सुप्रिया श्रीनेत जो है वो देख रही हैं सोशल मीडिया, इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। और सुप्रिया श्रीनेत का कम्युनिकेशन होता भी है तो पवन खेरा से थोड़ा-मोड़ा वीडियो में दिख जाता है होते हुए। दूसरा तो वो इर्द-गिर्द तो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनसे कांग्रेस के दरबारी ही क्षुब्ध हैं और ये अडानी का मुद्दा जो है, जैसे राफेल ने एक मुद्दा एक हद के बाद लोगों को बोर कर देता है। जैसे राफेल का मुद्दा है, उसके बाद लोग इरिटेट होने लगे थे राफेल, राफेल करने से। इसी तरह अडानी वाले मुद्दे पे भी ये लोग अब पब्लिक जो है वो बोर हो चुकी है। अब ये जितनी बार अडानी का नाम लेंगे उतना इनको घाटा होगा। तो राहुल गांधी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके जो सलाहकार उन्हें सलाह दे रहे हैं, गड़बड़ी वहाँ पे है। हालाँकि गड़बड़ी तो राहुल गांधी में खुद है, लेकिन हम थोड़ा-सा लिबरल होके बात कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है, उनको अगर प्रधानमंत्री बनना है और सरकार चलानी है, सत्ता में आना है तो उनको अपने सलाहकारों की मंडली पूरी बदलनी पड़ेगी। उसके बाद उनको अडानी का नाम जो है, वो हटाना पड़ेगा और कांग्रेस को जनता के मुद्दे जो हैं, वो उठाने होंगे। बहुत से एक ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे-ऐसे मुद्दे हैं कि भाजपा के समर्थकों को ही मोदी का विरोध करने के लिए वो मुद्दे उठाने पड़ते हैं। तो मुद्दों की कमी नहीं है, आप मुद्दे जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं खुद से ऐसे जिनका जनता से कोई लेना-देना नहीं है। अब जो आदमी गाँव में खेती-किसानी कर रहा है, अब उससे आप जाके अडानी और ना वो अडानी के नाम पे वोट देता है और ना वो जॉर्ज सोरोस के नाम पे वोट देता है। उसको ये भी नहीं पता कि ये दोनों कहाँ रहते होंगे, कहाँ क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। वो तो बेचारा ऐसे ही खुश है कि हाँ भाई, ये अमीर लोग हैं, ये अलग हैं अपना। कइयों का इन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा और उस मुद्दे पे आप चाह रहे हैं कि पब्लिक आपको वोट करे और वो भी भारत की जनता, जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती है, खेती-किसानी करती है। वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ट्विटर पे 10 लोग मिलके वो करण थापड़ और राजदीप सरदेसाई रो दें, कभी दुष्यंत दवे रो दें, कभी उर्मिला थापड़ रो दें और पब्लिक आपको वोट कर दे, तो ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा दुष्यंत दवे को इसके लिए ज़ोर से रुलाना पड़ेगा ताकि वो जो आवाज़ है वो गाँव तक पहुँचे, गाँव के लोगों तक पहुँचे, भई ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है? इसके रोने का कारण क्या है? ये आदमी है पहले तो यही लोग पूछ रहे हैं कि अरे ये रो तो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? पहले ये तो पता चले। तो आप थोड़े अच्छे लोगों को रुलाओ, अगर रुलाना ही है तो। अच्छे लोगों को वीडियो के सामने लाके रुलाओ और अच्छे मुद्दों पे रुलाओ, तब आपको वोट पड़ेंगे। आज तो देखो करण थापड़ ने और राजदीप सरदेसाई का भी इंटरव्यू ले लिया। वो आपने देखा कि नहीं देखा? जी, जी, हाँ, मैं देख रहा था ये एक साथ वो मुझे लगता है वो दोनों मिलके पत्रकारिता पे ज्ञान दे रहे हैं, बताइए। मतलब ये तो वैसा ही हो गया कि
मतलब 2 लोग जिन्होंने पत्रकारिता को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, वो लोग पत्रकारिता पे ज्ञान दे रहे हैं। ये ऐसा ही हो गया कि एक शेर-बाघ मैं किसका उदाहरण दे रहा हूँ कि एक भेड़िया और हाइना बैठ के और वो शाकाहार मंथन करें। शाकाहार पर मतलब आपस में बातें करें कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक वैसा ही हो गया। राजदीप सरदेसाई तो वही आदमी है जो संसद भवन में जिन्होंने बोला था कि हम पत्रकार तो गिद्ध होते हैं। संसद हमले की घटना सुनाते उन्होंने खुद कहा था। ममता बनर्जी के लिए कह चुके हैं कि अरे, अरे! मैं बंगाल में हिंसा पर उनसे क्यों सवाल पूछूँगा, मुझे रसगुल्ला ही नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि रसगुल्ला इन्हें नहीं इनकी वाइफ़ को मिला। तो आज इस तरह आज की और एक हुआ है राजदीप का। आज ट्वीट उन्होंने डाला है कि महाराष्ट्र पे सारे सड़कों पे बैनर लगे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने मना किया हुआ है। और वही राजदीप इसके बारे में नहीं बोलते कि गोवा में जब ममता की रैली हो रही थी, तो सब जगह ममता के होर्डिंग्स लगे हुए थे, पर उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते, जबकि अरे गोवा तो में उनकी घर में झगड़ा कराना था क्या? आप भी कैसी बात कर रहे हो? भाजपा तो तानाशाह पार्टी है, तो ममता बनर्जी का जो लगे थे होर्डिंग उखाड़ के फेंके नहीं क्या ये लोग? बहुत तानाशाह हैं ना, ये लोग बोलते हैं ये डिक्टेटर बस है। सोशल मीडिया पे ही तानाशाही चलती है, ग्राउंड पे नहीं। तो आइए फिर इसी बिंदु पर आज की चर्चा का यहीं पर समापन करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, वरुण, आपको दोनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।